जय हिंद साथियों। कल की डेट में मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था और उसमें क्वेश्चन मैंने 1 से लेकर 20 तक बताया था और वो क्वेश्चन था डीसी जनरेटर चैप्टर से। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले संख्या 21 से लेकर 40 तक। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और आपने नहीं देखा है, देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा पिछली वीडियो का, वहां से भी आप देख सकते। अब यहाँ पे शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। जहां पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बदलते हुए लोड पर कौन सा डीसी जनित्र सबसे अधिक स्थिर टर्मिनल वोल्टेज देता है। तो ये देता है कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि साथियों कम्युलेटिव कंपाउंड जो जनित्र होता है इसमें सीरीज और शंट जो होता है दोनों यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। तो लोड के अनुसार ये बदलते भी रहते हैं, मतलब कि टर्मिनल जो होता है वोल्टेज जो इसका देखने को मिलता है ये स्थिर देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो उपयोग किया जाता है वो वितरण में ज्यादातर किया जाता है। लेकिन ये चीज को नहीं पूछा जा रहा है प्रश्न में, केवल ये पूछा जा रहा है कि बदलते हुए लोड पर कौन सा डीसी जनित्र सबसे अधिक स्थिर टर्मिनल वोल्टेज देता है। तो वो आपका कम्युलेटिव काउंट जनित्र देता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं आपका यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया सीरीज जनित्र। तो सीरीज जनित्र जो होता है ये अलग होता है। ये लोड जैसे आप इस पर बढ़ाएंगे तो लोड बढ़ने पर जो फील्ड फ्लक्स होता है वो भी बढ़ जाता है, लेकिन वोल्टेज में इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। और क्वेश्चन में स्थिर की बात की गई है, तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन दिया गया संट जनित्र। हालांकि संट जनित्र का जो वोल्टेज होता है वो भी यहाँ पर स्थिर ही देखने को मिलता है, लेकिन भारी लोड पर इसका जो आर्मेचर रिएक्शन होता है और जो वोल्टेज देखने को मिलता है वो ड्रॉप देखने को मिलता है, मतलब कि गिरता हुआ देखने को मिलता है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा। और डी ऑप्शन दिया गया डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो ये जो जनरेटर होता है सीरीज फील्ड जो होता है ये शंट फील्ड का विरोध करता है। इसमें लोड जैसे आप बढ़ाएंगे तो लोड बढ़ने पर वोल्टेज जो होता है तेजी से डाउन होता है, मतलब कि गिरता है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। बाकी जो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बदलते हुए लोड पर कौन सा डीसी जनित्र सबसे अधिक स्थिर टर्मिनल वोल्टेज देता है, तो वो आपका कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र होता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 22, जहां पे पूछा जा रहा है डीसी जनित्र में ब्रश पर स्पार्किंग का मुख्य कारण क्या है। मुझे ब्रश पर स्पार्किंग तो होती है, ये क्लियर है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या होता है और इससे यहाँ पर क्या होगा। तो ज्यादा स्पार्किंग होगा तो ये कुछ ना कुछ तो खराबी करेगा ही। तो ये यहाँ पे कम्यूटेशन का जो होता है ये खराब हो जाता है, मतलब कि खराब जो कम्यूटेशन होता है उसी के कारण ज्यादा यहाँ पे स्पार्किंग देखने को मिलती है, जिसे आप अपने भाषा में चिंगारी बोलते हैं, ये आपका होता है। तो ये आपका सही होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, क्योंकि आर्मेचर कुंडली में धारा जो होती है वो समय समय पे यहाँ पे परिवर्तित नहीं होती है और इसी के कारण ब्रश और जो कम्यूटेटर होता है उनके बीच स्पार्किंग होती रहती है और इससे जो मशीन की जो क्षमता होती है उस पर भी यहाँ पे काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो हमसे केवल स्पार्किंग के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए करेक्ट आंसर होगा। वहीं यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया उचित स्नेहन। तो ये तो अलग चीज है, एक तरह से स्नेहन जो होता है ये बैरिंग के जो घर्षण होता है उसको कम करने के लिए होता है, ये अलग चीज है। और सी ऑप्शन दिया गया अच्छा वेंटिलेशन। तो अच्छा वेंटिलेशन कहने का मतलब ये मशीन को जो ठंडा पहुंचाता है उसको बोला जाता है। हालांकि ये स्पार्किंग से इसका कोई संबंध नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया मजबूत आधार। मजबूत आधार जो है एक तरह से कंपन कम करता है, लेकिन बर्स्ट स्पार्किंग जो होता है इससे इसका कोई संबंध नहीं है। हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखिए अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है इंटरपोल किसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। तो ये जुड़ा होता है आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में, या आप ऐसे कह सकते हैं कि इंटरपोल आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ा होता है, ताकि आर्मेचर धारा के अनुसार जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न हो सके और कम्यूटेशन जो है वो बिना स्पार्किंग के सही से वर्क कर सके, ऐसे आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है।
वहीं आपका यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया शंट फील्ड। हालांकि शंट फील्ड जो होता है ये अलग होता है। इंटरपोल शंट फील्ड के साथ जोड़े जाते हैं, पर उनका फ्लक्स जो होता है वो लोड के अनुसार नहीं बदलता है। तो ये आपका बिल्कुल गलत है, ये ध्यान रखिएगा। और बाहरी प्रतिरोध तो कहना और भी गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया कूलिंग फैन। तो कूलिंग फैन एक तरह से यांत्रिक भाग होता है, इंटरपोल से इसका कोई संबंध नहीं होता है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है, केवल यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 24, जिसमें पूछा जा रहा है आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या होता है। तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण एक ही चीज होता है, जो मुख्य फ्लक्स होता है वो विकृत होता है। ऑप्शन आपका ए सही है। कहने का मतलब यह है कि आर्मेचर धारा जो होता है अपना स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो मुख्य फील्ड और फ्लक्स को विकृत कर देता है। इससे क्या होता है कि वोल्टेज कम होता है और कम्यूटेशन में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परेशानियाँ उत्पन्न होने लगती है। तो ये अलग चीज़ है। हमारा प्रश्न के अनुसार ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 25 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ किसके समानुपाती होता है। ईएमएफ का मतलब क्या होता है? ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये पूछा जा रहा है ये किसके समानुपाती होता है। तो ये होता है साथियों जो फ्लक्स और जो गति होता है उसके समानुपाती होता है। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता है। कहने का मतलब ये कि डीसी जनरेटर में जो ईएमएफ होता है, उत्पन्न जो ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, वो चुंबकीय फ्लक्स और जो घूर्णन की गति होती है ये दोनों के समानुपाती होता है। तो इससे क्या होता है कि किसी एक के आप बढ़ाएंगे, मतलब किसी एक चीज को भी आप बढ़ाते हैं तो वहां पे वोल्टेज जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इससे फायदा भी है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है। और वहीं यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया केवल प्रतिरोध। तो ये तो कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध जो होता है ये शक्ति हानि हो गया, वोल्टेज ड्रॉप हो गया, ये इसको प्रभावित करता है। ईएमएफ से इसका कोई संबंध नहीं होता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। और सी ऑप्शन दिया गया केवल तापमान। तो तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, ये तो सबको मालूम है, लेकिन ईएमएफ का जो संबंध है ये फ्लक्स और गति से, यहाँ पर तापमान से नहीं है। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। और डी ऑप्शन दिया गया बेरिंग का आकार। हालांकि आप सभी को मालूम है बेरिंग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो बेरिंग का इस्तेमाल जो किया जाता है दो चीज़ों के लिए किया जाता है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये हानि जो है, यहाँ पर जो घर्षण होता है ये आपका ज़्यादा होता है, इसके कारण इसमें किया जाता है, क्योंकि जब घर्षण ज़्यादा होगा तो आवाज़ ज़्यादा करेगा। और दूसरी चीज़, जब बेरिंग लग जाता है तो ये काफ़ी आसानी से और जो है काफ़ी स्पीड में चलता है। बिना बेरिंग के आप चलाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा शोर भी करेगा और भी यहाँ पे दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल ए ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग वीडियो पर लाइक कीजिएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आप डेली पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। प्रश्न संख्या 26, आर्मेचर वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण कौन सी हानि होती है। तो इसमें होती है कॉपर हानि। जी हाँ, आर्मेचर वाइंडिंग में धारा प्रवाहित होने पर I² के कारण कॉपर हानि होती है। और ये जो होती है मशीन की जो दक्षता होती है उसको कम भी करती है, मतलब कि सही तरीके से जो मशीन चल रहा है उसका जो इफिशियंसी है उसको कम करता है और गर्मी ज़्यादातर इसमें उत्पन्न होता है। तो ये हमारा सही होता है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बाकी आयरन हानि तो इससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आयरन जो हानि होती है वो हिस्टेरिसिस और ईडी करंट के कारण होती है और इससे यहाँ पे कॉपर हानि में कोई संबंध ही नहीं है। और विंडेज हानि है ये तो अलग चीज़ है। और कोर हानि जो होती है, ये कोर हानि जो चुंबकीय पदार्थ होता है ये आपको उसमें देखने को मिलता है। इसके कारण आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध नहीं होता है। तो ये गलत है। हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 27, जिसमें पूछा जा रहा है रूटीन रख रखाव के दौरान ब्रश की किस बात की जांच करनी चाहिए। मतलब रखने की जो समस्या उसको लेकर ये प्रश्न है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि घिसाव और उचित संपर्क, ये आपका जो सही हो जाता है
ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि ब्रश का घिसाव हो गया, स्प्रिंग का जो प्रेशर हो गया और कम्यूटेटर हो गया, उसको यहाँ पे संपर्क में होना चाहिए। तो एक तरह से कहा जाए तो नियमित आप इसको यहाँ पे चेक कीजिए, या जो स्पार्किंग है उसको आप यहाँ पे चेक करते रहिए ताकि यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी हानि यांत्रिक हानि कहलाती है। तो यांत्रिक हानि के अंतर्गत आपका एक ही चीज आता है जिसको हम घर्षण और विंडेज हानि के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। घर्षण जो होता है और एक हवा होता है, जो कि घर्षण और जो हवा होता है ये प्रतिरोध से जो उत्पन्न हानियां होती है, ये इसी को यांत्रिक हानि बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसको जैसे आप यहाँ पे कम करेंगे तो कम करने से जो मशीन की दक्षता होती है, जो इफिशियंसी होती है, वो ज़्यादा यहाँ पे देर तक काम करती है। और यहाँ पे कहा जाए तो जीवन काल दोनों में इसका सुधार होता है, मतलब ज़्यादा दिनों तक ये चलता है, ऐसे आप यहाँ पे कह सकते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है डीसी जनित्र की दक्षता अधिकतम कब होती है। इफिशियंसी की ही बात किया जा रहा है कि ये कब होती है सबसे ज़्यादा। तो ये एक ही पर होती है जब कॉपर हानि स्थिर हानि के बराबर होता है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि डीसी जनित्र की जो अधिकतम दक्षता है वो उस स्थिति में प्राप्त होती है जब परिवर्तित जो कॉपर हानि है और जो स्थिर हानि है ये दोनों बराबर हो, तब यहाँ पे विद्युत मशीन जो होता है वो सही तरीके से वर्क करता है और दक्षता भी देखने को मिलती है, ये यहाँ पर अधिक देखने को मिलती है। और इसी को लेकर ये प्रश्न भी बन रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हमारा सही हो जाता है। क्लियर है साथियों। आगे देखिए प्रश्न संख्या 30, जिसमें पूछा जा रहा है डीसी जनित्र में अधिक गर्म होने से बचने के लिए कौन सा रख रखाव आवश्यक है। तो रख रखाव में क्या होता है, एयर जो पैकेज होता है और जो फैन की सफाई होती है, यही चीज को ध्यान में रखा जाता है। जो यहाँ पर पहला ऑप्शन भी दिया गया है, तो हम कह सकते हैं कि एयर पैसेज वेंटिलेशन जो डस्ट होता है, कूलिंग जो फैन होता है उसको नियमित साफ करना चाहिए। इससे क्या होता है कि मशीन का तापमान जो होता है वो सही रहता है और ओवर हीटिंग की जो समस्या आती है वो भी यहाँ पे सही हो जाती है। तो ये सबसे बड़ी चीज है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। क्लियर है साथियों। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 31, जिसमें पूछा जा रहा है वोल्टेज बिल्ड अप के लिए किस डीसी जनित्र में अवशिष्ट चुंबकत्व आवश्यक होता है। तो ये साथियों होता है एक ही चीज में, और वो है सेल्फ एक्साइटेड जनित्र। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। सेल्फ एक्साइटेड जनित्र में जो प्रारंभिक वोल्टेज होता है जब ये उत्पन्न होता है या जब उत्पन्न करने के लिए पोल में अवशिष्ट चुंबकत्व आवश्यक होता है, तो प्रारंभिक जो ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, वो फील्ड धारा उत्पन्न करके वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाता है। और इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि वोल्टेज बिल्डअप के लिए किस डीसी जनित्र में अवशिष्ट चुंबकत्व आवश्यक होता है। तो ये सेल्फ एक्साइटेड जनित्र के लिए जरूरी होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 32, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि सेल्फ एक्साइटेड जनित्र में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाए तो क्या होगा। यदि यहाँ पे अवशिष्ट चुंबकत्व ही समाप्त हो जाएगा तो सबसे बड़ी चीज ये है कि वोल्टेज उत्पन्न नहीं होगा। और ये आपका पहला ऑप्शन दिया भी गया है कि वोल्टेज उत्पन्न नहीं होगा, या आप ऐसे कह सकते हैं कि अवशिष्ट चुंबकत्व यदि समाप्त हो जाता है तो जो प्रारंभिक ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, वो तो उत्पन्न ही नहीं होगा। और जब ये उत्पन्न नहीं होगा तो आपको परिणाम ये देखने को मिलेगा कि फील्ड धारा जो है वो विकसित नहीं होगी। और जब फील्ड धारा विकसित नहीं होगी तो वोल्टेज बिल्डअप भी नहीं कर पाएगा, तो वोल्टेज मिलेगा ही नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा, वोल्टेज उत्पन्न नहीं होगा। क्लियर है। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 33, जिसमें पूछा जा रहा है लैंप वाइंडिंग में इक्वलाइजर रिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। उद्देश्य की बात करें तो इक्वलाइजर जो है ये रिंग जो है ये एक तरह से समानांतर पथों के बीच जो असमान ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, उसके कारण
ये बनता है और ये धारा को कम करता है। तो इससे कम्यूटेशन जो होता है बेहतर होता है, पर स्पार्किंग जो होती है उस पर प्रभाव देखने को मिलता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा, समानांतर पथों के वोल्टेज को संतुलित करना। ए ऑप्शन आपका सही है, इसका उद्देश्य यही होता है। क्लियर है? आगे देखिए प्रश्न संख्या 34, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनित्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा कौन सा भाग करता है। जैसे पहला ऑप्शन दिया गया योग, तो आंतरिक, आंतरिक का मतलब क्या, जैसे ये आपका मोटर है, ठीक है, तो इसमें जो भी यहाँ पे चीजें, जो भी यहाँ पे आपको आर्मेचर देखने को मिलता है और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो ये जो होता है ऊपर वाला भाग, इसी को योक बोला जाता है, और जिसको बॉडी भी आप बोलते हैं, ऊपरी कवच के नाम से भी बोला जाता है, बहुत नाम से बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे उसी को लेकर ये प्रश्न बन रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, योक इसको बोला जाता है। कम्यूटेटर क्या होता है, तो कम्यूटेटर जो होता है ये केवल एसी को बाहरी डीसी में बदलता है, ये कवच के रूप में काम नहीं करता है, योक के रूप में काम नहीं करता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। और यहीं पर सी ऑप्शन दिया गया ब्रश, तो ब्रश तो केवल एक तरह से संपर्क बनाने के लिए होता है, ये अलग काम है। जो कम्यूटेटर जो होता है उससे धारा संग्रह करने में ये काम करता है, सुरक्षा से इसका कोई मतलब नहीं है। और डी ऑप्शन दिया गया आर्मेचर वाइंडिंग, तो आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है ये विद्युत उत्पन्न करती है, सुरक्षा प्रदान करने से भी इसका कोई संबंध नहीं है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सी हानि नो लोड से फुल लोड तक लगभग स्थिर रहती है। तो इसमें आपका होता है आयरन लॉस। आयरन लॉस जो होता है हिस्टेरिसिस हो गया और एडे करंट हो गया, ये दोनों के कारण ये होती है, ये तो क्लियर है। और गति और जो फ्लक्स होता है ये स्थिर रहता है। तो इसमें आपको जो हानि भी देखने को मिलती है वो स्थिर ही देखने को मिलती है। हालांकि केवल हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कौन सी हानि नो लोड से फुल लोड तक स्थिर रहती है, तो ये आपका आयरन लॉस होता है, ध्यान रखिएगा। आर्मेचर कापर हानि तो ये अलग चीज होती है, कापर हानि लोड धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, तो लोड बढ़ाने पर ये तेजी से बढ़ती है, तो ये स्थिर नहीं होता है। और सी ऑप्शन दिया गया ब्रश संपर्क हानि, तो ब्रश संपर्क हानि जो होती है धारा और संपर्क स्थिति पे निर्भर करती है, ये ध्यान रखिएगा। और डी ऑप्शन दिया गया लोड हानि, तो लोड हानि तो स्वयं लोड के अनुसार बदलती है, ये तो अलग ही चीज है। हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है रख रखाव के दौरान कम्यूटेटर को पॉलिश करने का उद्देश्य क्या है। तो रख रखाव के दौरान एक तरह से सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। दूसरी बात ये साफ सफाई जो किया जाता है, इससे स्पार्किंग कम होती है, घिसाव यहाँ पे घटता है और मशीन जो होती है काफ़ी लंबे समय तक चलती है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रश का चिकना संपर्क सुनिश्चित करना, ये हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 27, जिसमें पूछा जा रहा है कि लोड बढ़ाने पर या लोड बढ़ने पर किस कंपाउंड जनित्र का टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता है। तो ये बढ़ता है केवल ओवर कंपाउंड जनित्र का। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब यह है साथियों कि ओवर कंपाउंड जनित्र में सीरीज फील्ड का जो प्रभाव होता है वो अधिक होता है, तो इसीलिए तो लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज भी बढ़ जाता है। तो ये जो है आपका वही चीज पूछा जा रहा है कि टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता है, तो बिल्कुल बढ़ता है। और ये किस में बढ़ता है, तो ओवर कंपाउंड जनित्र में बढ़ता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 38, जिसमें पूछा जा रहा है ब्रश का अत्यधिक दबाव किसका कारण बन सकता है। तो ये बन सकता है एक ही चीज का, यहाँ पे अधिक घिसाव का और जो हीटिंग होती है उसके कारण। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अधिक घिसाव एवं गर्मी के कारण। मतलब कि ब्रश का अधिक दबाव कम्यूटेटर पे घर्षण तो बढ़ा ही देता है और इससे गर्मी भी होती है, स्पार्किंग भी ज़्यादा होती है। तो ये दोनों खराब भी हो सकते हैं, ब्रश और कम्यूटेटर दोनों पे ये प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका सही हो जाता है। क्लियर है साथियों? आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 39, जिसमें पूछा जा रहा है डीसी जनित्रों को समानांतर चलाने का मुख्य लाभ क्या है। लाभ तो इसके बहुत सारे हैं, जैसे कि समानांतर संचालन में क्या होता है
कि लोड जो होता है कई जनित्रों में विभाजित होता है। तो इससे एक तरह से पहले तो जो जनित्र होता है वो सही चलता है, दूसरी चीज़ रख रखाव में भी आसान होता है, और आवश्यकता अनुसार आप जनित्र से आप लोड भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो ये आपका सही होता है ऑप्शन ए, बेहतर लोड साझेदारी और विश्वसनीयता, मतलब कि यहाँ पे अच्छा यहाँ पे चलता है, इसको विश्वसनीयता बोला जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही है। बाकी आयरन हानि बढ़ता है, बी ऑप्शन दिया गया, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि समानांतर संचालन का उद्देश्य जो है आयरन हानि बढ़ना और घटने से नहीं है, संतुलित के लिए है। और सी ऑप्शन दिया गया ब्रश घिसाव बढ़ना। हालांकि समानांतर संचालन यदि सही ढंग से किया जाए तो ब्रश घिसाव जो होता है ये जरूरी नहीं होता है। हालांकि ब्रश इसमें घिसता है, लेकिन सही तरीके से यदि सेट किया जाए तो ये ब्रश घिसाव नहीं होता है। और डी ऑप्शन दिया गया शीतलन कम होना, तो ये तो अलग चीज है, एक तरह से समानांतर संचालन से इसका कोई संबंध नहीं है, ये गलत है। हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है रूटीन रख रखाव के दौरान इंसुलेशन प्रतिरोध किस यंत्र से मापा जाता है। तो सिंपल सी चीजें मेगर के द्वारा मापा जाता है। मेगर क्या करता है, हाई डीसी वोल्टेज को एक तरह से इंसुलेशन जो इसका प्रतिरोध है वो मापने का काम करता है, और इससे वाइंडिंग की स्थिति का भी पता चलता है, शॉर्ट सर्किट का भी पता चलता है, अर्थ फॉल्ट है या नहीं फॉल्ट है इसका भी पता चलता है। तो ये सभी चीज़ें जो आप कर सकते हैं ये मेगर के द्वारा कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया वोल्ट मीटर, तो इसके बारे में जानते ही आप, वोल्ट मीटर केवल वोल्टेज मापता है। और सी ऑप्शन अमीटर दिया गया, तो ये धारा मापने का उपकरण है। और डी ऑप्शन दिया गया वाट मीटर, तो वाट मीटर जो है शक्ति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाता है। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।